Welcome students. Today our topic is chromosomal mutation for BSc Part 1. क्रोमोसोमल म्यूटेशन जिसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। आप लोग पूर्व की कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कई बार गुणसूत्रों की संख्या कम अथवा अधिक अगर हो जाए और इस प्रकार कोई संख्यात्मक जो परिवर्तन होता है उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र में जो जीन्स हैं ये क्रम में लगे हुए रहते हैं, तो इनकी संख्या, इनकी स्थिति और दो जीन्स के मध्य में दूरी ये निश्चित होती है। तो क्रोमोसोम्स में या गुणसूत्रों में जीन की संख्या और इनकी व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन सामूहिक रूप से गुणसूत्रीय विपथन, क्रोमोसोमल एबरेशन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास यानी क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट कहलाते हैं। और इसके प्रति प्राणी बहुत संवेदनशील होते हैं और इनके लक्षण जो है आगे की जनरेशन के अंदर दिखाई देती है। तो जो गुणसूत्रीय म्यूटेशन होता है इसका पता कैसे लगेगा कि आनुवांशिक प्रभाव जो हैं वो आगे की जनरेशन में जब आते हैं तब उन परिवर्तनों का प्रभाव हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन आजकल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी हम इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो गुणसूत्र में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो किस प्रकार के होंगे, यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 विलोपन या डिलीशन, नंबर 2 द्विगुणन या डुप्लीकेशन, नंबर 3 स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन, नंबर 4 प्रतिलोमन या इन्वर्जन। अब हम एक एक को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले है विलोपन, डिलीशन। कई बार गुणसूत्र एक छोटा सा खंड या सेगमेंट टूटकर अलग हो जाता है और इसको डिलीशन या विलोपन कहते हैं। तो विलोपन में सामान्य रूप से ये हानिकारक नहीं होता है क्योंकि जो इसका जो खंड है वो अलग हो जाता है, लेकिन विलोपित जो क्रोमोसोम है उसके खंड में जो सेंट्रोमियर का मतलब सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, इसलिए इसका ज़्यादा नुकसान नहीं है। उसके आधार पर कहाँ से विलोपन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, इसके आधार पर ये दो प्रकार के हैं। नंबर 1 टर्मिनल डिलीशन या अंतस्थ विलोपन। इस विलोपन में गुणसूत्र के एक सिरे से अथवा दोनों सिरों से कुछ सेगमेंट्स या खंडों की हानि होती है और अलग जो होता है खंड या सेगमेंट उसमें सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है। तो क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर नहीं है अतः ये खंड नष्ट हो जाता है। और फिर देखेंगे सेकेंड पार्ट, इंटरकैलरी या अंतर्वेशी विलोपन। इस विलोपन में गुणसूत्र का जो मिडिल पार्ट है, मध्य खंड है, ये विलोपित हो जाता है और इस भाग की हानि होती है फिर, और बाकी का जो हिस्सा है क्रोमोसोम का वो वापस से फिर से जुड़ जाता है। तो क्रोमोसोम इसमें भी नष्ट नहीं होता, लेकिन वो जो सेगमेंट है वो अलग हो जाता है। अब देखेंगे कि जो विलोपन की जो घटना होती है इसका पता कैसे चलता है कि गुणसूत्र में लंबे समय तक सामान्य लक्षण का वहन नहीं करता है ये। तो इसका एग्जाम्पल देखा कि जो ह्यूमन बींग्स है उनमें पांचवें गुणसूत्र या क्रोमोसोम में जो छोटी भुजा है वो अगर विलोपित हो जाती है तो कैट क्राई नामक सिंड्रोम होता है। और इस सिंड्रोम में क्या होता है कि छोटा बच्चा है वो बिल्ली के समान रोता है और ये मानसिक रूप से मंद भी होता है और इसकी अल्पायु होती है और शीघ्र इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि विलोपन में दूसरे विलोपन की वजह से
डिलीशन की वजह से दूसरे म्यूटेशन भी समान दिखाई देते हैं, जैसे पुण्य सामान्य क्रोमोसोम में रूपांतरित नहीं होते ये। तो जो प्रभावी जीन है विलोपित होने पर अप्रभावी जीन, जैसे जो इफेक्टिव जीन था ना वो अगर विलोपित हो गया तो जो अप्रभावी जीन है वो अपना लक्षण फिर प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसको फिर स्यूडोडोमिनेंस कहते हैं। और इस प्रकार का एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में ब्रिजेस और मोहर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी करा और उन्होंने कहा कि एक्स क्रोमोसोम में विलोपन के कारण कूट प्रभाविता को देखा। इन्होंने बताया कि जो एक्स क्रोमोसोम में अप्रभावी जो म्यूटेशन था वो खांच युक्त पंख बनाता था, और ये लक्षण लिंग सहलंगता का उदाहरण है कि मादा में ये प्रभावी लक्षण के रूप में वंशागत है और नर में यह लक्षण घातक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो नर में जब घातक होगा तो उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और फीमेल्स के अंदर ये एज अ कैरियर के रूप में होता है क्योंकि अप्रभावी रूप से होता है। तो यदि खांच युक्त पंख और लाल आंख वाली मादा का सामान्य पंख व सफेद आंख वाले नर ड्रोसोफिला से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में 50% मादाएं खांच युक्त पंख और सफेद आंख वाली होती हैं और 50% मादाएं सामान्य पंख और लाल आंख वाली बनती हैं। यानी सफेद आंख के जीन्स के पास कुछ दूसरे जीन्स भी इस प्रकार की कूट स्यूडोडोमिनेंस या कूट प्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन की घटना में क्या होता है कि ये घटना डिलीशन के बिल्कुल उल्टा होती है, विपरीत होती है। इसमें गुणसूत्र के कुछ सेगमेंट्स 2 बार उपस्थित हो जाते हैं और जब सेल डिवीजन होता है तो क्रॉसिंग ओवर के समय में ये जो अलग हो जाता है पृथक हुआ खंड, ये समजात क्रोमोसोम में किसी प्रकार से किसी भी स्थान पर जुड़ जाता है, तो अतिरिक्त जीन आ जाते हैं और मतलब अगर अतिरिक्त आते हैं या सामान्य से कम जीन आएंगे तो उनका कुछ ना कुछ प्रभाव तो उस एनिमल पे होता ही है। अब ये भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि नंबर 1 है टेंडम डुप्लीकेशन, अनुबद्ध द्विगुणन। तो इस प्रकार के द्विगुणन में गुणसूत्रों में संयोजित खंड में जीन्स का क्रम वास्तविक क्रोमोसोम के जीन के क्रम के समान ही होता है और दोनों खंड लगातार साथ में रहते हैं, इसको बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। ABCD नीचे देखिए एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है रिवर्स टेंडम। रिवर्स टेंडम में क्या होगा कि द्विगुणन के गुणसूत्र में जो संयोजित खंड या सेगमेंट है उसमें जीन्स का जो क्रम है वास्तविक क्रोमोसोम के जीन्स के अनुक्रम के समान होता है, लेकिन वो रिवर्स जुड़ता है, उत्क्रमित हो जाता है और दोनों खंड फिर साथ में रहते हैं। नीचे वाले इसमें चित्र में देखिए AB, फिर C, फिर CB, फिर DEFGH। अब आपको देख के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन या विस्थापन द्विगुणन। इस प्रकार के द्विगुणन में जो विलोपित खंड है वो समजात क्रोमोसोम में विस्थापित स्थल पर अथवा किसी दूसरे असमजात क्रोमोसोम के साथ भी जुड़ सकता है। डिस्प्लेस यानी उस जगह ना जुड़ के और चित्र में देखिए दूसरी जगह पे जुड़ गया है। अब ड्रोसोफिला के अंदर जो नेत्र में बार, आपने देखा होगा पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि बार लक्षण द्विगुणन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो बार लक्षण में नेत्र में क्या होता है, सामान्य आकृति की तुलना में वो छोटी होती है। तो बार लक्षण का कंट्रोल कौन करता है, 16A, और 16A में उपस्थित 7 बैंड्स होते हैं। तो सामान्य आंख में 16
प्रदेश में एक बार वाले नेत्र में 16 प्रदेश 2 बार होते हैं, यानी 16A और 16A। और डबल की स्थिति में 16A में 3 बार होते हैं, यानी 16A 16A 16A। तो जैसे जैसे 16A खंड की संख्या बढ़ती जाती है, आंखों की आकृति छड़ के समान हो जाती है और आंखों में फलकों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और फिर इम्पोर्टेंस क्या है, द्विगुणन का महत्व क्या है डुप्लीकेशन का। जो जीवित रह जाते हैं एनिमल्स, उनमें ये जीवन क्षम्य होते हैं, यानी वायबल होते हैं। और दूसरा ये क्या है कि उद्विकास में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है। फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट है प्रतिलोमन या इन्वर्जन। प्रतिलोमन ये क्रिया होती है जिसमें कि क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट्स दो स्थानों पर टूटकर पुनः उसी स्थान पर विपरीत क्रम में जुड़ जाते हैं। तो यह घटना प्रतिलोमन कहलाती है। इसमें जीन्स की संख्या चेंज नहीं होती है और जीन का क्रम परिवर्तित हो जाता है। तो आप नीचे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ABCDEFGHI है, तो B और H स्थल पर जब ये टूट जाता है तो मध्य का जो खंड है वो CDEFG ये 180 डिग्री से घूम जाता है और वापस घूम करके जुड़ जाता है। तो अब उसका जो परिवर्तन कैसे होगा कि ABGFEDCHI, ठीक है, इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो इन्वर्जन की क्रिया है ये दो प्रकार की है, एक तो पैरासेंट्रिक है, एक पेरिसेंट्रिक है। तो पहला पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रतिलोमन में गुणसूत्र के खंड सेंट्रोमियर के सिर्फ एक तरफ दो स्थानों पर टूट करके उसी स्थान पर प्रतिलोमित होकर जुड़ जाते हैं। और यदि जो प्रतिलोमन सेंट्रोमियर में केवल एक ही तरफ होता है तो होमोब्रेकियल बोलते हैं उसको इन्वर्जन। और अगर सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ऐसा हो रहा है तो उसको हीट्रोब्रेकियल इन्वर्जन, विषम बाहु प्रतिलोमन कहते हैं। फिर दूसरा है पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है कि प्रतिलोमन में प्रतिलोमित खंड में सेंट्रोमियर उपस्थित होता है, ऊपर वाले में नहीं था। तो जब प्रतिलोमन में केवल एक ही गुणसूत्र में एक ही क्रोमोसोम में अगर होता है तो उसको बोलते हैं होमोसोमल इन्वर्जन। ठीक है, और अगर दोनों समजात क्रोमोसोम में होता है तो उसको बोलते हैं एलिलोसोमल इन्वर्जन। तो इस प्रकार जो प्रतिलोपन में सेंट्रोमियर की स्थिति परिवर्तित हो जाने से क्रोमोसोम की आकृति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्जन। तो नई जातियों का विकास होता है और अनुवांशिक पुनर्गठन इसमें क्योंकि सीमित हो जाता है, और ड्रोसोफिला में प्रतिलोमन जाति संबंध स्थापित करने में हेल्पफुल होती हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। ऐसे क्रोमोसोम या गुणसूत्रीय विपथन जिनके कारण एक गुणसूत्रीय खंड अपना स्थान परिवर्तन करता है। तो लेकिन क्रोमोसोम में उपस्थित जो जीन्स का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यानी कि ट्रांसलोकेशन कितने प्रकार के हैं, ट्रांसलोकेशन भी दो प्रकार के हैं। एक तो है इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और दूसरा है इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, अंतः गुणसूत्रीय स्थानांतरण। इस प्रकार के स्थानांतरण में जो गुणसूत्रों का एक खंड उसी गुणसूत्र में दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। आप चित्र में भी देखिए। फिर दूसरा देखिए इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, जब गुणसूत्र का स्थानांतरण दो असमजात
क्रोमोसोम्स के मध्य में हो तो उसको बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो इंटर क्रोमोसोमल दो प्रकार के हैं, B1 यानी सिंपल ऑफ इंजर्शनल ट्रांसलोकेशन, सरल अथवा प्रवेशनीय स्थानांतरण। तो जब क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो ये खंड दूसरे क्रोमोसोम पर अतिरिक्त मात्रा में ऐड हो गया, ये एडिशनल हो गया। तो अब ये स्थानांतरण भी फिर दो प्रकार का है, एक तो नॉर्मल, दूसरा रिवर्स्ड। नॉर्मल, इसमें जीन्स का जो क्रम है वो बिल्कुल सीधा रहता है, और दूसरा है रिवर्स्ड, इसमें जो सेगमेंट्स हैं उनमें जीन्स का क्रम उल्टा हो जाता है। फिर दूसरा है B2 प्रकार का। अब B2 प्रकार में क्या है, पारस्परिक स्थानांतरण यानी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यह द्विविच्छेद प्रकार का है और इसमें दो असमजात क्रोमोसोम के मध्य जो सेगमेंट्स का आदान प्रदान होता है। और पारस्परिक स्थानांतरण फिर इसमें दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो है यूसेंट्रिक, दूसरा एन्यूसेंट्रिक या एसेंट्रिक। तो यूसेंट्रिक को बोलते हैं सुकेंद्री। इस प्रकार के स्थानांतरण में प्रत्येक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर उपस्थित होता है, और दूसरे प्रकार के स्थानांतरण में एक गुणसूत्र डाइसेंट्रिक, दूसरा एसेंट्रिक होता है। ए में सेंट्रोमियर है, दूसरे में नहीं है। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि यद्यपि स्थानांतरण के कारण सामान्य जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बनते हैं, लेकिन इनसे कई बार मनुष्य में भी गंभीर रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। तो 5% मामलों में पाया गया है कि इनका एक पेरेंट स्थानांतरण के कारण हीट्रोजाइगस था, और यहाँ पर क्रोमोसोम संख्या 14 तथा 21 के मध्य ये इस प्रकार का स्थानांतरण पाया गया है। और ऐसी परिस्थिति में कई बार सामान्य जो गैमीट्स होते हैं वो बनते हैं, और कई बार ट्रांसलोकेशन वाले गैमीट्स भी बन जाते हैं, और इन गैमीट्स के विपरीत लिंग के समान युग्मकों के फर्टिलाइजेशन पर डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो 21 वाला क्रोमोसोम है वो ट्राइजोमिक अवस्था, ट्रांसलोकेशन की स्थिति से बना हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर जो एम्ब्रियो होते हैं डेवलपमेंट के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर वो भ्रूण जीवित रह जाता है तो उनमें अनेक लक्षण ऐसे विरूपता के, मानसिक मंदता के ये दिखाई देते हैं। और इसका मतलब, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन से क्या होता है कि जीन्स की संख्या तो स्थिर रहती है, वास्तविक उत्परिवर्तन नहीं होने के कारण ऐसा लगता तो है कि जीन में जो लक्षण है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कई बार जो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का प्रभाव जीन म्यूटेशन के समान ही देखने को मिलता है। जैसे कि ड्रोसोफिला में जो रोमिल जीन का अप्रभावी होता है, लेकिन सामान्य जीन प्रभावी होता है, परंतु इन जीनों के ट्रांसलोकेशन के बाद में रोमिल जीन भी प्रभावित हो जाता है और अपना लक्षण प्रदर्शित करता है नेक्स्ट जनरेशन में, और यह प्रदर्शन जीन की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, याद करिएगा। थैंक्स।